हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूनिट 4 रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स को हम आज जो क्लास 12 यूपी बोर्ड का है केमिस्ट्री। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। रासायनिक बलगत की इसको हिंदी में कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स? हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। तो रासायनिक विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अवक्रियाओं के वेग व अपक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगति कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो रासायनिक बलगति है, इसमें मेन बात यह है कि किसी रासायनिक अपक्रिया की वेग मतलब वह कितने समय में पूर्ण हो रही है, ठीक है, और क्रिया और उसकी क्रियाविधि और वह किस प्रकार पूर्ण हो रही है, ठीक है, किस प्रकार पूर्ण हो रही है, हमें इसके बारे में अध्ययन करना है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट यह है कि अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अपक्रिया का वेग और अपक्रिया की क्रियाविधि, इन तीनों बातों को अध्ययन करने के लिए हमें रासायनिक बलगति की आवश्यकता पड़ी। तो इसकी यही डेफिनेशन होगी रासायनिक बलगति की कि रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिनमें अपक्रियाओं के वेग व अपक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रासायनिक बलगति कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? वेग के आधार पर अपक्रिया के प्रकार को समझाइए, ठीक है। तो वेग के आधार पर अपक्रिया के प्रकार को समझाइए। तो वेग के आधार पर अपक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। पहला, तीव्र अपक्रिया, फास्ट रिएक्शन, ठीक है, फास्ट रिएक्शन। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? वे रासायनिक अपक्रिया जो 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, तीव्र अपक्रिया कहलाती हैं। इनका वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसमें यह बताया गया है कि ऐसी वे रासायनिक अपक्रियाएँ जो 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में पूर्ण होती हैं, ठीक है। कि जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, जैसे NaCl को AgNO3 के साथ अपक्रिया कराया गया तो सोडियम नाइट्रेट कब बन गया? जो ये सोडियम नाइट्रेट की बनने में जो समय लगता है ना, वो 1 सेकंड से भी बहुत कम समय होता है। जब 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में अपक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो इसका जाहिर सी बात है हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को नहीं देख सकते, क्या कब हुआ, 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में हम नहीं देख सकते। तो इसका मतलब यह है कि हम उसके वेग को नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी? वे रासायनिक अपक्रियाएँ जो 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, तीव्र अपक्रियाएँ कहलाती हैं और इनका वेग भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी अपक्रिया क्या है हमारी? मंद अपक्रिया, ठीक है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण होती हैं, मंद अपक्रियाएँ कहलाती हैं। इनका वेग ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ प्रकार की ऐसी अपक्रियाएँ होती हैं जो कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती हैं। जब मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती हैं तो इसका मतलब समय अंतराल है, और जो समय अंतराल है तो इसके वेग को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे और इसमें आणविक, जैसे और इस सभी आणविक आयन, ठीक है, जो सभी आणविक तत्व होते हैं उन सभी में मंद अपक्रियाएँ होती हैं, ठीक है। जैसे 2H2O को जब उत्क्रमणीय होता है 2H2O + O2। फिर उसके बाद हमारी तीसरी अपक्रिया है अतिमंद अपक्रिया। तो इसका क्या होगा? वे रासायनिक अपक्रिया जो इतनी मंद होती हैं कि कुछ महीनों या वर्षों में भी अपक्रिया में कोई दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता, अतिमंद अपक्रिया कहलाती हैं। इनका वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसे मतलब कुछ महीनों या वर्षों लग जाते हैं, इनमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता कि इनमें अपक्रिया हो रही है या नहीं। जैसे किसी लोहे के छड़ को हम अगर छत पर रख देंगे, जब बारिश होगा, ठीक है, बारिश होगा तो मतलब उसमें जंग इतनी जल्दी नहीं लगेगा। कि मतलब जंग लगने का मतलब क्या है कि जो आयरन है, उसका जो लोहा है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, ठीक है, तब हम कह सकते हैं इसमें जंग लगा है। नहीं तो जब ऊपर की जो ब्राउन कलर की परत जम जाती है उसको तो हम साफ़ कर सकते हैं, फिर से भी वो आयरन हो जाएगा, तो उसको जंग लगना नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब इनमें बहुत समय लगता है, और जब बहुत समय लगता है तो इसके हम वेग का निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हमारी अतिमंद अपक्रिया है और तीव्र अपक्रिया है, इनका वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन मंद अपक्रिया का वेग ज्ञात किया जा सकता है। इसीलिए इस अध्याय जो केमिकल काइनेटिक्स है, हम इस पूरे अध्याय में केवल मंद अपक्रिया के बारे में ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब जैसे अतिमंद अपक्रिया में क्या होता है? उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में H2 और व O2 का आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करना। अब जैसे इसका मतलब क्या होता है कि उत्प्रेरक हमारे पास ना हो, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, मतलब ये
आपस में मिलकर जल का निर्माण नहीं कर सकते। बिना उत्प्रेरक के ये हाइड्रोजन जो और ऑक्सीजन होते हैं ये कभी जल का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें बहुत समय लगेगा, तो इसके वेग को हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो इस तरह से ये होगा। उसके बाद एक नोट है, इस अध्याय में हम केवल मंद अपक्रिया का ही अध्ययन करना है, ठीक है। मंद अपक्रिया का अध्ययन क्यों करना है, इन दोनों का क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो मंद अपक्रिया है इनके वेग को हम ज्ञात कर सकते हैं या कुछ, ठीक है, ये कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, फिर हमारा दूसरा टॉपिक है अपक्रिया की दर या वेग, ठीक है। अपक्रिया की दर या वेग, जैसे A+B कोई अभिकारक है, ठीक है, उसके बाद उसका उत्पाद क्या है C+D, ठीक है। तो इसका अपक्रिया की दर या वेग क्या होगा, यहाँ एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अपक्रिया की दर या वेग कहती है, ठीक है। एकांक समय में होने वाले परिवर्तन, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, ठीक है, सांद्रता। तो सांद्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, सांद्रता। और जब किसी भी चीज़ में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है समय लगेगा, ठीक है। तो समय को हम T से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब यहाँ अभिकारक जो क्रिया कारक है, जो इसका जो ग्राफ होता है, ठीक है, जो अभिकारक है, ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है ये लगातार घटता रहता है, ठीक है, ये लगातार घटता रहता है। इसकी सांद्रता जो होती है ये लगातार घटती रहती है। तो इसीलिए जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसमें माइनस लगता है, ठीक है। A+B जो है इसमें माइनस लगेगा, और जो उत्पाद है इसका जो ग्राफ होता है ये लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जब लगातार बढ़ता रहता है, इसीलिए इसके जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर C+D में जो उत्पाद होता है उसमें हम प्लस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन क्या है, एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एकांक समय में किसी अभिकारक में, ठीक है, किसी अभिकारक में क्या होता है, इसका ग्राफ जो होता है लगातार घटता रहता है और उत्पाद में लगातार बढ़ता रहता है। तो इस अपक्रिया की दर, इसे हम अपक्रिया की दर या वेग कह सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, वेग बराबर हम जानते हैं उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। तो इसका मात्रक हम देख लेते हैं। जैसे सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो मोल प्रति लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स लिख सकते हैं। और समय का मतलब सेकंड, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसे लिख सकते हैं आप मोल लीटर इनवर्स, मिनट में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे कोई गैसीय रिएक्शन है ना, तो कोई गैसीय अपक्रिया है, तो उसमें जो होगा उसका मात्रक, तो ATM सेकंड इनवर्स होगा और ATM मिनट इनवर्स होगा। ATM मतलब जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है औसत वेग, ठीक है। तो किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा T में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन डेल्टा C को औसत वेग कहते हैं, ठीक है। RAV मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, प्लस C अपान डेल्टा T, ठीक है। तो ये प्लस ही नहीं, प्लस माइनस डेल्टा C अपान डेल्टा T। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाया गया, तो ठीक है। तो यहाँ देखिए, जो हमारा जो अभिकारक होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइनस यूज़ करते हैं, और जो उत्पाद होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस इसलिए लिखा गया है। तो डेल्टा C को हम क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा C को जब सांद्रता किसी बिंदु पर है और फिर उसके बाद उसमें परिवर्तन होकर, जैसे C1 पे कोई सांद्रता है, ठीक है, जब वो फिर उसके बाद सांद्रता में परिवर्तन होते होते C2 पर आ गई, तो डेल्टा C जो क्या प्रदर्शित करता है कि C2 माइनस C1। फिर उसके बाद T1 से शुरू होकर वह T2 पे आ गई, तो इसका जो समय अंतराल होगा T2 माइनस T1 होगा। तो अभिकारक के लिए क्या होता है, जैसे कोई रिएक्टेंट, ठीक है, जैसे कोई रिएक्टेंट है तो इसका एवरेज जो वेग होगा क्या होगा, तो R2 माइनस R1, ये तो आप जानते हैं, ठीक है, R2 माइनस R1 ये तो आप जानते हैं। लेकिन अभिकारक के लिए क्या होता है, माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया गया, और T2 माइनस T1, और उत्पाद के लिए प्लस होता है तो P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा। फिर उसके बाद हमारी अगली प्रश्नावली मतलब अगला जो हेडिंग है क्या है, औसत वेग की सीमा। तो औसत वेग की सीमा से पहले हम आपको तात्क्षणिक वेग को बता देते हैं, ठीक है। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई अपक्रिया
ठीक है, कोई अभिक्रिया से 2 घंटे 10 मिनट, ठीक है, 2 घंटे 10 मिनट में कितना उसमें परिवर्तन हुआ ना, उसके वेग को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, औसत वेग, औसत वेग हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पूछ लिया कि 2 घंटे 10 मिनट पर, ठीक है, 2 घंटे 10 मिनट पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो वो तात्क्षणिक हो जाता है ना, 2 घंटे 10 मिनट के बीच में नहीं, 2 घंटे 10 मिनट पर। तो वहाँ पर क्या होगा, तो इसका जो डिफिनेशन, किसी निश्चित क्षण, ठीक है, किसी निश्चित क्षण dt पर अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन dc को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसे r बराबर dc/dt, तो dc/dt लिखते हैं। अब देखिए, अभिकारक के लिए हम माइनस लगाते हैं, रिएक्टेंट के लिए हम माइनस लगाते हैं, तो dr तो होगा ही, उसके बाद उसके सामने माइनस लग जाएगा, dt हो जाएगा फिर, और प्रोडक्ट के लिए हम प्लस में लगाते हैं, तो यहाँ प्लस d प्रोडक्ट अपॉन dt, ठीक है। तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक लिखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने एक छोटा सा रिएक्शन लिया, जैसे मान लीजिए A+B कोई रिएक्टेंट है जो अभिक्रिया करके C+D प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो अब इसका देखिए इंस्टेंशियस क्या होगा, तात्क्षणिक वेग क्या होगा, तो अभिकारक है, ठीक है, ये अभिकारक है, जाहिर सी बात है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो d/dt, ये dA/dt ये लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ माइनस लगा दिए। अब यही B के लिए भी होगा। फिर यहाँ प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर C जो क्या है, वो प्रोडक्ट है, तो उसके लिए प्लस होगा, तो dC/dt हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस कैपिटल D/dt हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट होता है हमें उसे लिखना है, उसके पहले माइनस लगा देंगे, और जो प्रोडक्ट होता है उसे लिखना है, और उसके बाद उसके सामने हमें प्लस लगा देना है। अब जैसे क्वेश्चन घुमा देता है कि N1A + N2B अभिक्रिया करके M1C + M2D बनाता है, ठीक है। तो जैसे कोई मोल दे दिया, यहाँ पर देखिए 1 है तो हमने सीधा लिख दिया। अब जैसे इसका जो तात्क्षणिक वेग होगा, इसके लिए क्या होता है, जो N1 जो उसे मोल दिया है उसको हम बटे में लिख देते हैं, और रिएक्टेंट के लिए हम माइनस लगाते हैं, तो -1/N1, और उसके बाद dA/dt, और माइनस, और ये देखिए N2B जो है वो भी रिएक्टेंट है, तो -1/N2 dB/dt, और M1C क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्लस होगा 1/M1 dC/dt, और प्लस 1/MD d/dt। तो इस तरह से होगा, ठीक है। जैसे इसका N2 + 3H2 बराबर 2NH3, इसका कोई एग्जाम्पल है, जैसे हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, तो इस तरह से इसका होगा। तो हमने तो औसत वेग की सीमा, ठीक है, औसत वेग जो है उसकी सीमा क्या होती है, समय के बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग घटने लगता है, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता घटने लगती है, अतः औसत दर अभिक्रिया के वास्तविक वेग को प्रकट नहीं करते हैं, तो इसकी सीमा होगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि रासायनिक बलगति किसे कहते हैं, फिर वेग के आधार पर ये कितने प्रकार की होती हैं, फिर हमने देखा औसत वेग देखा, फिर उसके बाद हमने वेग की दर देखा, फिर उसके बाद हमने देखा तात्क्षणिक वेग, फिर तात्क्षणिक वेग का जो व्यंजक होता है वो, फिर औसत वेग की सीमा। तो इस तरह से हुआ। अब अगली वीडियो हम देखने वाले हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट।